हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था इंफॉर्मेशन, सेकंड में व्हाट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर, थर्ड में डेफिनेशंस और फोर्थ में हमने अजम्पशन देखे थे और उसके फार्मूला। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल, सेकंड टेबल, थर्ड में डायग्राम देखेंगे और उससे एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। फोर्थ में हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंस और फिफ्थ में देखेंगे किस तरह से यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कंज्यूमर जो उसका इनकम कितना है ये बताया गया है और वो किस तरह से यहाँ पे अपना इनकम, जितना उसका इनकम यहाँ पे वो पूरी तरीके से किस तरह से यहाँ पे खर्च करता है। तो यहाँ पे उसकी इनकम यहाँ पे 33 रुपीज़ है और यहाँ पे कमोडिटी हमने 3 यहाँ पे अज्यूम किया है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कमोडिटी को यूज़ या कंज्यूम किया जा सकता है। हमने यहाँ पे 3 कमोडिटी को यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है एक्स, वाई और जेड, यहाँ पे ऐसे 3 तरीके के हमने कमोडिटी ली है। यहाँ पे एक्स की जो प्राइस है पर यूनिट यहाँ पे 5 रुपीज़ है, वाई की जो कमोडिटी की जो प्राइस है पर यूनिट यहाँ पे 3 रुपीज़ है और जेड की यहाँ पे जो प्राइस है पर यूनिट यहाँ पे 2 रुपीज़ यहाँ पे उस हर तीनों के जो प्राइस है यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो उस तरह से हम किस तरह से उस लेंगे और किस तरह से हमें यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो यहाँ पे अज्यूम किया गया है जो कंज्यूमर है वो रैशनल है और उसको यहाँ पे किस तरह से अपनी इनकम स्पेंड करना है इसके बारे में पूरी तरीके से वो रैशनल है और वो पूरी तरीके से जितनी उसकी इनकम है उतना उसका खर्च या उसका एक्सपेंडिचर बनता है और वो मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेता है। इस टेबल के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हर जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की, वाई की और जेड की वो किस तरह से है और किस तरह से उसका रेशो बन पाता है। यहाँ पे यूनिट लिया है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे एक्स की फर्स्ट यहाँ पे यूनिट लेने से 40, सेकेंड 35, थर्ड यहाँ पे 29 और फोर्थ यूनिट यहाँ पे लेंगे तो 15 यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और यूनिट 5 यहाँ पे जब लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की यहाँ पे 10 मिलती है। उसी तरह से यहाँ पे उसका रेशो किस तरह से निकाले, अगर हमें एक्स का रेशो निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन पी एक्स जो प्राइस है एक्स की, इससे अगर हम रेशो निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस एक्स की यहाँ पे डालेंगे तो हमें इसका रेशो मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी 40 अपॉन 5 जो प्राइस है तो यहाँ पे हमें उसका रेशो 8 मिला। सेकेंड यूनिट का यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे एक्स की 35, प्राइस 5 अपॉन 5 तो यहाँ पे 7 रेशो। थर्ड यूनिट यहाँ पे 29 मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस 5 तो यहाँ पे 29 अपॉन 5 यहाँ पे 5.5। तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट जब यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा एक्स का तो यहाँ पे 15 मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे जो उसका रेशो जो है 15 अपॉन 5 यहाँ पे इक्वल 3 और फिफ्थ यूनिट यहाँ पे जब लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का यहाँ पे और उस प्राइस से अपॉन हम जब डिवाइडेशन करेंगे तो उसका आंसर हमें रेशो उसका 2 मिलेगा। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और उसकी फर्स्ट यूनिट 20, सेकेंड यूनिट 15, थर्ड यूनिट 9, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के साथ 3 मिलता है और यूनिट 5 अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का अगर कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो इसका सेम उसी तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस वाई की अपॉन वाई, तो उस तरह से ही हमें इसका वाई का भी रेशो मिलेगा। तो 20 अपॉन 3 इज इक्वल 6.6, 15 अपॉन 3 इज इक्वल 5, 9 अपॉन 3 इज इक्वल 3, 3 अपॉन 3 इज इक्वल 1,
0/3 इज इक्वल 0। तो इस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y और उसका जो रेशो है, इस रेशो भी हमें इस तरह से मिलता है। अगर हम जिस तरह से यूनिट यहाँ पे कंज्यूम करेंगे और किस तरह से इसी टेबल के अंदर से हम किस कमोडिटी को किस तरह से कितने यूज़ करें और किस से मैक्सिमम यहाँ पे हमें मिलने वाला जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन किस तरह से मिलेगा, यही हमें ढूंढना है। तो उसी तरह से कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड की यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के साथ 10 मिलता है, सेकंड से 6, थर्ड से 2 और यूनिट 4 से 0 और यूनिट 5 कंज्यूम अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे नेगेटिव जो -2 यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने मार्जिनल यूटिलिटी x और मार्जिनल यूटिलिटी y का जो रेशो निकाला, उसी तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z और अपॉन z की जो प्राइस है इसका भी रेशो उसी तरह से निकालेंगे। 10/2 इज इक्वल 5, 6/2 इज इक्वल 3 और 2/2 इज इक्वल 1, 0/2 इज इक्वल 0 और -2/2 इज इक्वल -1। इस तरह से हमें मार्जिनल यूटिलिटी हर कमोडिटी के और उसके जो रेशो है वो भी मिलते हैं। अगर हम समझे कि हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को ही पूरी तरीके से अगर हम कंज्यूम करें तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी x का जो टोटल जो मिलता है वो टोटल मिलता है 129। मार्जिनल यूटिलिटी y की अगर हम कंज्यूम करते हैं वो तो वो मिलता है 47 और मार्जिनल यूटिलिटी हर कमोडिटी की z की जो मिलती है वो मिलती है 18। तो इससे हमें जो हम अपनी कंज्यूम कर भी ले तो हमें मैक्सिमम यहाँ पे एक ही कमोडिटी पे खर्च करने के साथ x से 129, y से 47 और z से 18 मिलते हैं। तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि हमें जो अजम्पशन लिया है वही अजम्पशन हमें कहता है कि जितनी भी यहाँ पे जो इनकम है वो इनकम इस तरीके से यहाँ पे उस कमोडिटी पे खर्च किए जाए जो उससे तीनों का जो इक्वेशन है या हम कहें उस इक्वेशन से हमें मिलने वाला जो रेशो है ये रेशो सेम हो। और तीनों का यहाँ पे करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी x है इसके हम यहाँ पे 4 यहाँ पे हम यूनिट लेंगे x के, y के हम लेंगे यहाँ पे 9, जो थर्ड यूनिट है उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी 9 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी x का यहाँ पे 15 और उसी तरह से हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z का यहाँ पे 2 यहाँ पे यूनिट। तो यहाँ पे हमें बनते हैं x के हमने यहाँ पे 4 यहाँ पे यूनिट लिए हैं, उसके प्राइस 5 है, x का प्राइस पर यूनिट 5 तो इज़ इक्वल 20 रुपीज़ हमने खर्च किए x इस कमोडिटी पे। उसी तरह से y के हमने 3 यहाँ पे यूनिट्स लिए हैं और हर एक पर यूनिट यहाँ पे प्राइस 3 है, तो यहाँ पे हमने 9 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए। तो z के यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिए हैं, तो ये दोनों यूनिट और उसकी प्राइस तो हमें यहाँ पे 4 रुपीज़ हमने यहाँ पे इस पे खर्च किए हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का टोटल जो खर्च किए हैं ये हमें होते हैं 33, जो हमारा इनकम भी 33 है और हमने खर्च भी किए हैं 33। तो इसी तरह से अगर हम समझे कि हमने किस तरह से यहाँ पे यूटिलिटी हमने ली है या अचीवमेंट की है, तो इससे हमें मिलता है x से हमने 4 यहाँ पे यूनिट्स लिए हैं, फर्स्ट 40, सेकेंड 35, थर्ड से 29 और फोर्थ से 15। तो इन तीनों जो 4 की जो टोटल है वो 119 यहाँ पे यूटिलिटी हमें मिली है। तो y की जो है 20, 15 प्लस 9 यहाँ पे तीनों की टोटल करें तो 44 यूटिल्स मिलते हैं। और z के यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पे z के फर्स्ट से 10, सेकेंड से 6, तो यहाँ पे 16 यूटिल्स मिले। तो इन तीनों कमोडिटी के अगर यूटिल्स को काउंट करें तो वो मैक्सिमम बनते हैं 179, जो मैक्सिमम है इन पूरे टेबल के साथ हमने
डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हमारा यूनिट्स कितने लेना है और कौन से यहाँ पे हमें हमारा इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और इससे मिलने वाला जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमने लिया है। तो अगर हम एक ही कमोडिटी पर अगर यूज़ करते तो 129, एक्स का, वाई का 47 और जेड का 18, इससे मुकाबले यहाँ पे कम है। तो ये तीनों में हमने इस तरह से रैशनली यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे हमें मिला जो है 179 यूटिल्स जो मैक्सिमम हमें मिला है। और यही मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन पी जो प्राइस है उसे हम इससे हमारा आने वाला जो रिज़ल्ट है, यही रिज़ल्ट जो रेशो ये तीनों का भी यहाँ पे इक्वल होगा तो ही हमारा ये लॉ यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे हमारा 179 यूटिल्स ये हमने अचीवमेंट किए हैं इन तीनों भी कमोडिटी पे। इस तरह से हमने जो यहाँ पे स्पेंड किए हैं और उससे हमें मिला हुआ ये हाई लेवल या मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हमें जो यहाँ पे मिला हुआ जो सेटिस्फैक्शन यूटिल्स है ये हमें फॉर्मूला के साथ किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्मूला बना था, मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी y अपॉन प्राइस y इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी z अपॉन प्राइस z इज इक्वल k। इन तीनों से जो मिलने वाला जो रेशो है ये रेशो ही सेम है। तो यहाँ पे हम प्राइस डाल देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी x जो हमने उसके 4 यूनिट लिए थे और उससे फोर्थ का जो यूनिट है उसे मार्जिनल यूटिलिटी हमें 15 जो मिला था उसकी अपॉन जो प्राइस है x की पर यूनिट यहाँ पे 5 इज इक्वल यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इसकी जो मिली ये 9 जो हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है 3 यूनिट लेने के साथ। उसकी जो प्राइस थी वो प्राइस हमें 3 रुपीज़ थी। ये इस इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z जो हमें थी, हमने 2 यूनिट लिए उसके 6 यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मिली और उसकी जो प्राइस थी वो प्राइस हमें मिली 2। तो इससे हमें आंसर आता है तो इस तरह से हर तीनों का भी आने वाला जो रिज़ल्ट है ये रेशो सेम है। तो यहाँ पे k बना यहाँ पे 3, ये रेशो ही 3 है तो हमारा आंसर भी 3 आया। और हमने इस तरह से दिया हुआ जो इनकम और उससे हमने मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे अचीवमेंट सेटिस्फैक्शन ली है। इस तरह से हम डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये वर्क करता है और इससे किस तरह से हमने जो 3 यहाँ पे कमोडिटी ली है उस कमोडिटी के जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी जो प्राइस है कमोडिटी के ये किस तरह से हमने इस तरह से हमने उसे स्पेंड किया है जो हमारा इनकम है और उससे आने वाला जो तीनों जो कमोडिटी है उससे आने वाला जो रेशो है वो रेशो किस तरह से हमें इक्वल ट्रीटमेंट देता है। और तीनों का भी इक्वल रेशो होने के साथ साथ एक डायग्राम भी हमें यही एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे हमें 3 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पे जो फर्स्ट जो डायग्राम है जो पैनल ए बी सी हम नाम देते हैं, ये ए बी सी ये तीनों भी जो फर्स्ट है ए है वो एक्सप्लेन करता है कमोडिटी एक्स को, जो बी है वो हमें इंडिकेट करता है वाई को कमोडिटी वाई को, और सी जो डायग्राम है ये इंडिकेट करता है कमोडिटी जेड को। तो इस तरह से तीनों भी या हम कहें कि तीनों की जो एक्स एक्सेस है वहाँ पे हमने क्वांटिटी लिए हैं कमोडिटी के तीनों के भी यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी ली है। क्वांटिटी यहाँ पे कमोडिटी के लिए है। पैनल ए में क्वांटिटी एक्स की कमोडिटी जो क्वांटिटी है एक्स एक्सेस पे
बी पे यहाँ पे क्वांटिटी है वाई कमोडिटी की, और एक्सेस जो एक्स है डायग्राम सी का, वहाँ पे क्वांटिटी दी है यहाँ पे जेड की। तो उसी तरह से तीनों के जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पे तीनों के मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमें इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैनल जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो कमोडिटी एक्स है उसकी जो हमें जो मिली है मार्जिनल यूटिलिटी, ये है ए एल, और पैनल बी में जो कम्युनिटी वाई है उससे हमें मिली हुई जो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो है बी एम, और पैनल सी में जो इंडिकेट करता है कम्युनिटी जेड को, और उससे मिलने वाला जो हमें यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो है ई एन। और इससे हमें एक्सप्लेन होता है कि क्वांटिटी ओ एल को लेके हमने मार्जिनल यूटिलिटी जो डायग्राम ए का जो एक्स एक्सेस है, या कम्युनिटी हम कहे कि कम्युनिटी एक्स का ओ एल ये क्वांटिटी दे के हमने ओ सी या हमने ए एल ये मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे एक्स एक्स जो गुड्स है उससे हमें मिले हैं। तो पैनल बी में यहाँ पे वाई का जो यहाँ पे कमोडिटी है उसके ओ एम यहाँ पे इतने हमने क्वांटिटी दे के हमने मार्जिनल यूटिलिटी ओ सी या बी एम इतने हमने लिए हैं। तो पैनल सी में जो यहाँ पे कमोडिटी जेड है उसके ओ एन इतने हमने क्वांटिटी दे के हमने ओ सी या हम ई एन इतने हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी अचीवमेंट किए हैं। तो यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का, बी में मार्जिनल यूटिलिटी वाई का, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जेड का, ये कर्व एक स्लोप यहाँ से अप से डाउन, लेफ़्ट से राइट आता हुआ ऊपर से नीचे आने वाला ये कर्व तीनों का हमें इंडिकेट करता है। तो अगर हम सोचे कि हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेने की जो कोशिश की है, जो हमें जो मिला था वो था 179 यूटिल्स हमने, या यूटिलिटी हमने मैक्सिमम तीनों कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर इस तरह से हमने स्पेंड किया और हमें 179 यहाँ पे यूटिल्स मिले हैं। बट हम समझे कि अगर इसमें भी चेंज किए, अगर हमने कम्युनिटी एक्स में अगर चेंजेस किए, तो ये चेंजेस अगर हमने क्वांटिटी ओ एल के बजाय हमने ओ पी इतने ही किए, तो हमें मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिलेगा ई पी। तो हमारा स्टार्टिंग का था एक्स में ए एल था, अगर हमने चेंज किया तो हमें मिला ई पी। तो ये कहता है लॉस है, ये लॉस कितना है, ये लॉस है पी एल ए ई। अगर हमने इसमें अगर चेंजेस किए तो ये कम्युनिटी जेड है, ये कम्युनिटी हमने क्वांटिटी ली थी ओ एन, और अगर हमने चेंज किया तो ये क्वांटिटी बनती है ओ क्यू। तो ये करने के साथ साथ ये गेन तो होगा, ये गेन होगा, पर ये गेन कितना होगा एन क्यू एफ ई। बट इससे हमारा जो यहाँ पे हमारा जो मैथ्स है, ये जो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की तीनों भी कम्युनिटी को लेके ये यहाँ पे मिस्टेक होता है और इसको अनबैलेंस कहा जाएगा। बट हमें बैलेंस करना है तो हमें हमारी कम्युनिटी है यही हमें बैलेंस करना होगी। जो यहाँ पे पैनल ए में यहाँ पे ओ एल, पैनल बी में ओ एम और पैनल सी में ओ एन, इतना ही हमें लेना है, और जिससे हमने मैक्सिमम यहाँ पे यूटिल्स 179 यहाँ पे अचीवमेंट किया था। तो इस तरह से इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है
यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ किस तरह से वर्क करता है और किस सेक्टर में और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें समझ में आता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये किस तरह से होगा और किस तरह से मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो किस तरह से बढ़ती है, घटती है, ये कंज्यूमर किस तरह से उसकी बिहेवियर है, इसे समझने के लिए नो अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड ये एक्सप्लेन होता है। सेकंड है हेल्पिंग इन प्रोडक्शन सेक्टर। मार्केट के अंदर जिस तरह से कंज्यूमर किसी गुड्स को लेके उसकी नीड्स कंप्लीट करता है, तो वो कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देता है और कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे रिजेक्ट करता है। तो इससे कौन से प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूसर किस तरह से कौन प्रोडक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट देना है और कौन से प्रोडक्शन के लिए कौन से प्रोडक्शन फैक्टर को यहाँ पे यूज़ करें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह से उसके इक्विपमेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर को हेल्पफुल होते हैं, उसकी जो डिमांड है, ये डिमांड कंज्यूमर की जानने के लिए ये प्रोडक्शन सेक्टर इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। थर्ड है हेल्पिंग इन टैक्सेशन सिस्टम। यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम में यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये हेल्प करती है गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करे और किस तरह से कौन से गुड्स को लेके यहाँ पे कंज्यूमर यहाँ पे अपनी डिमांड क्रिएट करता है और किस तरह से यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्पफुल बनती है। नेक्स्ट है यूज़फुल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर द कंज्यूमर। जिस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट में देखा कि कंज्यूमर किस तरह से कौन से गुड्स को लेके उसकी नीड्स कंप्लीट करता है और उसकी ज़रूरतें क्या है, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर किस तरह से दोनों को भी हेल्पफुल होता है, उसी तरह से कंज्यूमर अपनी यहाँ पे ज़रूरतें किस तरह से होती है इसे भी एक्सप्लेन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल कॉन्सेप्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किस तरह से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। किसी भी गुड्स का जब यहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो उसमें कई फैक्टर्स यहाँ पे अपना अपना रोल निभाते हैं, तो हर फैक्टर का क्या रोल है और किस तरह से उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, इससे भी ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हेल्पफुल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अपना रोल निभाती है। नेक्स्ट है यूज़फुल कॉन्सेप्ट फॉर द एक्सचेंज सेक्टर। यहाँ पे दोनों भी गुड्स को लेके किस तरह की यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, या हम कहें कि इंटरनेशनल लेवल के जो यहाँ पे ट्रेड होते हैं, ये ट्रेड को हर दोनों कम्युनिटी की यहाँ पे जो नीड्स है या हम इंटेंसिटी जो डिफरेंस होती है इसको ही कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक्सचेंज सेक्टर में यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट है हेल्पिंग ऑन द प्राइस मेकिंग डिसीजन। यहाँ पे कंज्यूमर का जो यहाँ पे जो नीड्स है, ये नीड्स को पहचानते हुए उसकी जो प्राइस कम करने की जो मेथड होती है, ये मेथड यहाँ पे प्राइस मेकिंग डिसीजन में यहाँ पे हेल्पिंग या हेल्प कर देती है। नेक्स्ट है हेल्पिंग ऑन द अदर सेक्टर। यहाँ पे अदर सेक्टर में भी यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हेल्पफुल अपना रोल निभाती है। तो यहाँ पे लोगों को या कंज्यूमर किस तरह से अपने एसेट बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करे, किस तरह से बैलेंस रखे, सेविंग में कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी को लेके भी यहाँ पे कई यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये हेल्पफुल साबित होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रिटिस भी किए गए हैं, यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्रिटिस करके यहाँ पे उसकी कुछ लिमिटेशन पे ही ये वर्क करती है, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे किस तरह से है, यहाँ पे फर्स्ट है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन द कार्डिनल मेथड। यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है इस कॉन्सेप्ट को कार्डिनल मेथड के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका जो यहाँ पे ऑर्डिनल मेथड भी है, यहाँ पे हिक्स एंड एलन इन इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे यूटिलिटी काउंट करने का एक ऑप्शन दिया था, और जो दूसरा मेथड जो ऑर्डिनल है ये बेस्ट तरीका है, यहाँ पे हिक्स एंड एलन कहते हैं। सेकेंड है मनी इज़ नॉट द परफेक्ट मेजर ऑफ यूटिलिटी। मनी को यहाँ पे एक परफेक्ट मेजरमेंट
यूटिलिटी काउंट करने का नज़रिया नहीं रख सकते, क्योंकि जिस तरह से मनी की जो वैल्यू घटती है बढ़ती है, इससे उनसे जो मेजरमेंट होता है इसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये परफेक्ट यहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो सकता यूटिलिटी काउंट करने का, क्योंकि हम कोई भी यूटिलिटी लेते हैं, जो यूटिलिटी यहाँ पे मनी से ही हम बाय करते हैं। तो एक नज़रिया यहाँ पे जो मनी को लेके है ये गलत साबित होता है। थर्ड है, अज्यूम किया गया है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे जो मनी की जो वैल्यू है, ये मनी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये समझा गया है, क्योंकि मनी की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे ये रियलिस्टिक नहीं लगता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये कांस्टेंट होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अज्यूम किया गया है रैशनल कंज्यूमर। यहाँ पे जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर यहाँ पे रैशनल समझा गया है, वो अपना बिहेवियर यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे मार्केट के अंदर यूज़ करता है। कौन से जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के साथ उसके किस तरह से मैक्सिमम यहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे वो अपना स्पेंड करता है। बट ये रियलिस्टिक नहीं लगता। रियलिस्टिक में यहाँ पे हर कंज्यूमर यहाँ पे रैशनल नहीं होता है, ये रियलिस्टिक है। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। इस कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि यह समझा गया है यूटिलिटी ये पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है। हर यूटिलिटी, हर गुड्स को जो यूटिलिटी क्रिएट होती है, ये यूटिलिटी ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, ऐसा समझा गया है। बट ये रियलिस्टिक नहीं लगता। एक पर्टिकुलर गुड्स या कोई चीज़ बनाने के लिए हर कमोडिटी को यहाँ पे मिक्स करके या हम कहें एक साथ लाके कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इनोवेशन किया जाता है, जिससे हर यूटिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड होके ही एक पर्टिकुलर यहाँ पे कोई चीज़ तैयार होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ये रियलिस्टिक नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अज्यूम किया गया है फिक्स इनकम एंड प्राइस। लोगों की जो इनकम होती है ये फिक्स समझा गया है, और जो कमोडिटी की प्राइस है ये भी फिक्स या कांस्टेंट माना गया है। इसमें कोई किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होंगे। बट ये रियलिस्टिक नहीं है। लोगों की इनकम भी बढ़ती है, घटती है, गुड्स की जो प्राइस है वो भी बढ़ते हैं, घटते हैं। तो ये जो तरीका है ये फिक्स या कांस्टेंट मानने का, ये पूरी तरीके से यहाँ पे रॉन्ग साबित होता है। नेक्स्ट है, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द गिवन गुड्स। यहाँ पे जो गिफन्स के गुड्स होते हैं, जो लो लेवल के जो गुड्स होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जो कंज्यूमर है ये भी ये गुड्स खरीदते हैं। जो सेकेंड हैंड चीज़ होती है उसे भी कंज्यूम करने की या हम कहें उसे भी इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पे कंज्यूमर करता है। बट यहाँ पे गिफन के गुड्स को यहाँ पे पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यूटिलिटी एनालाइज अज्यूम मच बट प्रो वेरी लेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता है, बट उससे जो आने वाला रिजल्ट है ये रिजल्ट प्रूव करता है कि वो किसी लिमिटेशन में यहाँ पे फंसा हुआ दिखाई देता है। तो ये यूटिलिटी, ये कॉन्सेप्ट को ये मेजर करना एक डिफ़िकल्टी होती है। किसी भी गुड्स को लेके या कमोडिटी को लेके मिलने वाली यूटिलिटी काउंट करना ये प्रूफ नहीं होता है, जो ये लेस कॉन्सेप्ट माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इग्नोर किया गया है सेविंग। सेविंग इस पॉइंट को यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट में जिक्र नहीं किया है। ये सेविंग भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, अज्यूम किया गया है नो चेंज इन द चॉइस एंड प्रेफरेंस। लोगों की जो चॉइस और उसकी प्रेफरेंस होती है ये भी कांस्टेंट होती है, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया है हर कमोडिटी यहाँ पे होमोजीनियस है। रियलिस्टिक में हर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रियलिस्टिक में नहीं लगता है। ये हर गुड्स को या हर कमोडिटी यहाँ पे होमोजीनियस नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। यहाँ पे जो यूटिलिटी है और यूज़फुलनेस है, इसमें डिफरेंस होता है। हर यूटिलिटी ये यूज़फुलनेस नहीं होती है, या हम कहें कि जो यूटिलिटी है और यूज़फुलनेस है, इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है।
हर कॉमोडिटी के साथ मिलने वाला जो यूटिलिटी है ये यूज़फुलनेस नहीं होता है, जो मोरल नहीं होगा। तो इसी के साथ कुछ ये क्रिटिक्स थे ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ एक्सप्लेन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।